आज हम बात करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल सुदर्शन चक्र की। आज हम बात करेंगे सुदर्शन चक्र का महत्व क्या है और इसको लगाना कैसे होता है, इसको बनाना कैसे होता है, इससे हम प्रेडिक्शन कैसे आसान कर सकते हैं, इसका महत्व क्या है, इस पे कंसंट्रेशन रहेगी। सुदर्शन चक्र जो वैसे ऑल चक्रास आर इम्पोर्टेंट। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने पिक्चर एट ए ग्लांस के नाम से, जैसे हम कोई चीज लगाते हैं पिक्चर एट ए ग्लांस, वो पिक्चर एट ए ग्लांस देने के लिए सुदर्शन चक्रों का जन्म किया हुआ है। सुदर्शन चक्र जैसे जितने भी चक्र हैं उनका मेन यही रहता है कि हम बहुत ज्यादा स्टडी करने के बाद इसके जिस्ट के ऊपर पहुंच जाएं। सुदर्शन चक्र इज वन ऑफ देम। सुदर्शन चक्र में एक इम्पोर्टेंस है बहुत। जैसे हम ये लगन की कुंडली देख रहे हैं, अकेले लगन की कुंडली को देखने से यदि हम कोई मत बना लेते हैं, यदि कोई हम डिसीजन अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि ये फलां आदमी ऐसा है या फलां आदमी का फाइनेंस ऐसा है, इसकी एजुकेशन ऐसी जाएगी, तो इसके बच्चे ऐसे जाएंगे, इसका प्रोफेशन ऐसे रहेगा, इसका शादी ऐसी रहेगी, तो शायद ये हम ये बोलेंगे अधूरी जानकारी है। क्योंकि हमारे जीवन में जो एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर हैं उनमें तीन चीजों का बहुत ही महत्व है। सूर्य हमारी आत्मा है, इस बात से हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते। सूर्य हमारी आत्मा है, इसलिए आत्मा कैसे बिहेव करती है कुंडली में बाकी ग्रहों के हिसाब से सूर्य के क्या रिलेशन है, इसको हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते। हम जो भी जिंदगी में करना चाहते हैं, जो भी हमारी प्लानिंग्स हैं, वो हमारे दिमाग में पनपती हैं, वो हमेशा हमारे दिमाग में पनपती हैं। दिमाग को चंद्रमा कंट्रोल करता है। जो भी हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जो भी हम फील करना चाहते हैं, वो दिमाग फील करता है। तो जो एग्जीक्यूटिव करना चाहते हैं, दिमाग की विल होती है जिसकी वजह से हम कुछ एग्जीक्यूटिव कर पाते हैं, किसी वर्क को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, किसी फीलिंग्स को हम समझ पाते हैं। कोई फीलिंग हमें हर्ट करती है, कोई फीलिंग हमें बहुत ही आनंद देती है। ये जो भी हम महसूस करते हैं वो हमारे इमोशंस हैं, और इमोशंस को कौन कंट्रोल करता है? चंद्रमा कंट्रोल करता है। लगन हमारा तनुभाव है, लगन हमारा तनुभाव है, हमारा तन है, और उससे संबंधित हर चीज जो है, ये समझो कि जो मून है और जो सूर्य है वो सॉफ्टवेयर है हमारी बॉडी में, और जो हार्डवेयर है वो हमारा शरीर है। और ना तो हार्डवेयर के बिना हम कुछ कर सकते हैं, ना सॉफ्टवेयर के बिना कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए तीन जो लगन है हमारे वैदिक शास्त्र में, जब से आपने पढ़ना शुरू किया, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि सबसे पहले हम लगन चार्ट को देखते हैं, फिर हम चंद्र कुंडली को देखते हैं, फिर हम सूर्य कुंडली को देखते हैं। तब हमें जाकर कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के बारे में डिसीजन लेना चाहिए। कोई भी डिसीजन हमने लेना है, हम चाहते हैं, हमारे वैदिक ग्रंथों में एक ही गाइडेंस है, सबसे पहले लगन चार्ट को देखो, उसके बाद चंद्र कुंडली को देखो, उसके बाद आप सूर्य कुंडली को देखो। लेकिन इनको देखने का हमारे ऋषि मुनियों ने एक तरीका अपनाया। कलेक्टिव कैसे देखा जाए? अलग अलग कुंडलियां बनाएंगे हम, एक ही बार में एक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो इन सब को एट ए स्ट्रेच इंस्टेंट कैसे देखा जाए? तो उसके लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र का निर्माण किया। ये सुदर्शन चक्र इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि उसके बाद इतना ज्यादा प्रचलित हो गया कि हर जो एस्ट्रोलॉजर है, जो परिपक्व एस्ट्रोलॉजर है, वो अलग अलग से कुंडलियां देखने के बजाय सुदर्शन चक्र से देखने लग गया, जिसको उनको कोई भी प्रेडिक्शन करने में बहुत ही आसानी हो गई। बहुत ही पॉपुलर है इसीलिए। लेकिन ये बनता कैसे है? आज के हम इस लेसन में हम पढ़ेंगे ये बनता कैसे है और इसको देखते कैसे हैं, इससे प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, और उसके बाद आप जरूर ये महसूस करेंगे कि सुदर्शन चक्र के साथ प्रेडिक्शन करनी चाहिए। अब बात करते हैं बनता कैसे है। ये सुदर्शन चक्र चौरस भी बन सकता है, ये सुदर्शन चक्र गोल भी हो सकता है। आपके अपने पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं। तो ये बात करते हैं। अब ये सबसे पहले बर्थ चार्ट लेते हैं। ये बर्थ चार्ट से ही बनता है, D1 चार्ट से ही सुदर्शन चक्र बनता है। इसको सबसे पहले ये सेंटर वाला जो खाना है, देखिए यहाँ पे आप कोई डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, टाइम ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप यदि आपको कोई चाहिए वो ले सकते हैं। जैसे आपने D10 चार्ट का कुछ देखना है प्रोफेशन के बारे में, D7 का देखना है बच्चों के बारे में, उसका कंक्लूजन भी यहाँ पे आप साथ में टैली कर सकते हैं। तो यहाँ नोट कर दो
जो भी आप देखना चाहते हैं, सबसे अंदर आएगा, अंदर का ये जो है ये असेंडेंट, ये आएगा लगन, लगन का, लगन कुंडली है ये आपकी, लगन कुंडली सबसे अंदर रखी जाएगी। देखिए ये लगन है, 12 नंबर राशि लगन में पड़ी है, हमने ये 12 नंबर राशि इधर लिख दी, ये असेंडेंट लिखा हुआ है, असेंडेंट लिख दिया हमने। मंगल लगन में है तो हमने मंगल लगन में बिठा दिया है। उसके बाद पहले घर में चंद्रमा है, चंद्रमा यहाँ पहले घर में लिख दिया, यहाँ भी पहले घर में चंद्रमा है। और तीसरे घर में वीनस मरकरी है, यहाँ भी हमने वीनस मरकरी को लिख दिया। चौथे घर में सूर्य बृहस्पति है, हमने चौथे घर में सूर्य बृहस्पति को लिख दिया, जेमिनी साइन है लिख दिया। तो केतु 5वें घर में, हमने केतु 5वें घर में लिख दिया है। ठीक है, इसी को लेते हुए हम जाएंगे राहु सैटर्न, यहाँ पे 11वें घर में बैठे हैं, राहु सैटर्न को हमने 11वें घर में लिख दिया। ये हमने लगन चार्ट को लिख दिया। अंदर वाले इसके लिए तीन गोल बनाते हैं। पहले गोले में लगन चार्ट होता है, दूसरे में चंद्र कुंडली होती है। चंद्र कुंडली, चंद्र कुंडली के बारे में आपको पता है कैसे बनती है। चंद्र कुंडली कैसे बनती है आपको पता है कि चंद्रमा जिस राशि में होता है उस राशि को यहाँ पे लिख दिया जाता है। हमारा चंद्रमा एरी साइन में है, एरी साइन को यहाँ लिख दिया है हमने, ये एरीज 1 आ गया है। चंद्रमा यहाँ पे बिठा दिया है। 2 नंबर चंद्रमा से दूसरे घर में 2 नंबर राशि में शुक्र और बुध है, हमने यहाँ पे शुक्र और बुध को लिख दिया है। तीसरे घर में सूर्य और बृहस्पति है, हमने सूर्य और बृहस्पति को लिख दिया है। चौथे घर में चंद्रमा से केतु बैठा है, हमने केतु को लिख दिया है। इसी तरीके से चंद्रमा से 10वें घर में राहु और सैटर्न बैठे हैं, हमने 10वें घर में राहु और सैटर्न को लिख दिया है। ये हमारी चंद्र कुंडली जो है वो हमारे सेकंड सर्कल में, फर्स्ट सर्कल जो है, फर्स्ट इनर सर्कल में हमने लगन कुंडली बना दी, लगन चार्ट कर दिया तैयार। सेकंड जिसको मध्य सर्कल बोलेंगे, उसमें हमने मून चार्ट को बिल्कुल उसी तरह उतार दिया यहाँ पे। अब उसके बाद आती है आउटर सर्कल, जो थर्ड सर्कल है, थर्ड आउटर चक्कर, जिसको बाह्य सर्कल बोलते हैं, आउटर सर्कल। ये आउटर सर्कल में हमने सूर्य की कुंडली बनाई है, सन कुंडली, सन चार्ट। सन चार्ट बनाना कहाँ से है, आपके D1 चार्ट से ही बनना है, लगन चार्ट से ही बनना है। अब हम देखेंगे सूर्य यहाँ 3 नंबर साइन में बैठा है और बृहस्पति के साथ बैठा है, कुंडली से चौथे घर में बैठा है। हम यहाँ 3 नंबर साइन लिखेंगे, सूर्य और बृहस्पति को यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब उसके बाद सूर्य से अगले घर में केतु बैठा है, सूर्य से अगले घर में 4 नंबर राशि में हमने केतु को बिठा दिया है। अब यदि हम सूर्य से बात करें, सूर्य से 8वें घर में राहु सैटर्न बैठे हैं, सूर्य से 8वें घर में हमने राहु सैटर्न को यहाँ पे 10 नंबर राशि में बिठा दिया है, जैसे वो आपकी जन्म पत्री में बैठे हैं। और उसके बाद सूर्य से 11वें घर में चंद्रमा बैठा है, यहाँ से सूर्य के 11वें घर में 1 नंबर राशि में चंद्रमा बैठा है, हमने चंद्रमा बढ़ा दिया, यहाँ 1 नंबर राशि में बैठा है। सूर्य से 12वें घर में 2 नंबर राशि में वीनस मरकरी बैठे हैं, हमने वीनस मरकरी को भी बढ़ा दिया 2 नंबर राशि में। ये आपका सुदर्शन चक्र फॉर्म हो गया है। दिस इज हाउ वी क्रिएट सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र का तरीका मैंने आपको बता दिया है, सुदर्शन चक्र कैसे बनाया जाता है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं हम, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही अद्भुत इसका यूज है। जो भी इसका यूज करना सीख जाएगा वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जरूर बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ये इसमें आप कलेक्टिव इंफॉर्मेशन एट ए ग्लांस आपको मिल जाती है। आपको उसके बारे में डिसीजन लेने में, कोई भी सब्जेक्ट ऑफ लाइफ जो होता है उसके बारे में डिसीजन लेने में आपको आसानी हो जाती है। जो आप डिफरेंट डिसीजन लेते हैं, अलग अलग से चार्ट देखते हैं, उससे ज़्यादा बेटर आप एक ही चार्ट में डिसीजन ले लेते हैं। तो ये क्या हुआ, दोबारा फिर मैं बोलता हूँ, जो अंदर का चक्कर है, इनर मोस्ट चक्कर है, वहाँ पे आएगा। सबसे पहले सुदर्शन चक्र के लिए हम 3 गोले खींचेंगे, 4 गोले खींचेंगे। 4 गोले में से अंदर का हमारा खाली रह जाएगा। जो हमारा इनर मोस्ट चक्कर है उसमें हम लगन चार्ट, जो लगन की कुंडली है, उसको एज इट इज बिठा देंगे। जो मध्य का चार्ट है, सेकंड जो गोला है, सेकंड गोले में मध्य जो गोला है उसमें हम चंद्र कुंडली को बिठा देंगे। और जो आउटर मोस्ट चार्ट है उसमें हम सूर्य की कुंडली को एज इट इज उतार लेंगे, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब बात आती है इसको पढ़ने का तरीका। सब्जेक्टिव तरीके से यदि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। सपोज करो हम
एजुकेशन से शुरू कर देते हैं। एजुकेशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले एजुकेशन के लिए हम चौथा और पांचवा घर देखते हैं। बेसिक एजुकेशन हम चौथे और पांचवें घर से देखते हैं। पांचवें घर में उसकी क्रिएटिविटी होती है, एजुकेशन की सक्सेस होती है, और दूसरी चौथा घर है, वहाँ से हम बेसिक एजुकेशन लेते हैं। अब बेसिक एजुकेशन में हम क्या करेंगे? बेसिक एजुकेशन में हम क्या करेंगे? चौथा घर, पांचवा घर एट ए स्टेच पढ़ना है। ये आपका दिस इज ऑलवेज योर फर्स्ट हाउस, ये आपका पहला ही घर रहेगा। चाहे हमने चंद्र कुंडली लेनी है, चाहे आपने कोई भी कुंडली लेनी है, ये फर्स्ट हाउस आपका फर्स्ट हाउस है। दिस इज ऑलवेज फर्स्ट हाउस। वी विल स्टडी कंसिडरिंग द फर्स्ट हाउस इन सब्जेक्ट। ये पहला घर रहेगा। अब पहले घर से हमने चौथा घर और पांचवा घर लेना है। पहला घर तो तनु भाव है। यदि हम पहले घर में लें तो यहाँ पे जुपिटर भी पड़ा है, सन भी पड़ा है, मून भी पड़ा है। यदि हम इसको लेते हैं तो पहले बार तनु भाव की बात कर लेते हैं। तो ये मंगल की राशि में बृहस्पति है, चंद्रमा यहाँ पे पहली राशि में है, सूर्य तीसरी राशि में है, ये बृहस्पति। तो ये क्या बताता है? तीसरी राशि होती है हमारे, तीसरी राशि जो रिप्रेजेंट करती है तीसरे घर के से संबंधित चीज़ें, हमारे बाजू, टांग, राइट साइड की पिंडली, हाँ जी, ये सारी चीज़ें हमारा करती है, डील करती है। पहली राशि हमारे सिर के बारे में बताती है। 12 नंबर राशि हमारे पाँव के बारे में बताती है। और मंगल यहाँ पे देखो 3 प्लैनेट बैठे हैं जिनमें 3 राशियाँ बैठी हैं। यहाँ पे जो बृहस्पति की राशि है और मंगल की राशि है वो तो आपस में मित्र हैं, और जो तीसरी राशि है वो इनकी मित्र नहीं है, थोड़ा विरोधा भाव है। और दूसरी क्या बात है? मंगल, सूर्य, बृहस्पति तीनों ही मित्र हैं आपस में, लेकिन यहाँ पे सूर्य और बृहस्पति तीसरे भाव में आने से उनकी तासीर चेंज हो गई है, और मंगल 12 नंबर राशि में आने से तासीर चेंज हो गई है। ये मित्र होते हुए भी कई जगह मित्र नहीं रहने वाले हैं। अब पर्सनैलिटी की बात करें तो अपने आप में एक थोड़ी स्प्लिट पर्सनैलिटी बनती है। रंग रूप यदि हम बात करते हैं, मंगल लगन में है, बृहस्पति लगन में है, सूर्य लगन, बहुत खूबसूरत चेहरा ही देते हैं। बृहस्पति लगन में तेज देते हैं, सूर्य लगन में है तो पर्सनैलिटी में अच्छा देते हैं। जो चंद्रमा है ये सॉफ्ट लुक देता है, बढ़िया है। लेकिन जेमिनी साइन है, जेमिनी साइन थोड़ा सा डिम्पल डाल देती है चेहरे पे नीचे आके। सूर्य यहाँ पे थोड़े बाल थोड़े हल्के कर देता है, ये तो उसका फिजिक आ गया। अब यदि इसकी बात करते हैं तो शिक्षा की बात करेंगे। 3 नंबर राशि, सूर्य बृहस्पति अच्छे हैं, लेकिन केतु के आने से क्या हो गया? केतु के आने से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डाउन हो गई है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे डाउन हो गई है। हम बच्चा, सूर्य बृहस्पति बहुत इंटेलिजेंट बनाते हैं, लेकिन केतु थोड़ा सा ये है कि हैंडीकैप्डनेस दे देते हैं। इंटेलिजेंट होते हुए भी बच्चा एजुकेशन का वो शिखर हासिल नहीं कर पाता जो इसको करना चाहिए था। सूर्य बृहस्पति और जेमिनी साइन के यहाँ पे होते हुए केतु ने आके चंद्रमा की राशि में जहर घोल दिया है। बुध की 2 राशियाँ यहाँ पे बैठी हैं। इससे क्या होता है? इंसान करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं कर पाता जिससे उसकी जो एजुकेशन है कई बार अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं हो पाती। इसमें हायर एजुकेशन की भी लेंगे, केतु की हायर एजुकेशन जो है अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं हो पाती। अब 5वां घर है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का ले लें, क्वालिटी ऑफ आर्टिस्टिकनेस का ले लें। यहाँ पे केतु बैठा है। केतु यहाँ भी बंदे को हैंडीकैप्ड करता है। केतु यहाँ भी जिस तरह का इंसान की पर्सनैलिटी है, जो चाहता है वो ज़िंदगी में उस तरह का नहीं कर पाता, क्योंकि एजुकेशन का स्तर थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूट की वजह से, क्वालिटी ऑफ सोसाइटी की वजह से थोड़ा ख़राब हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की बात करते हैं। हायर एजुकेशन के लिए 9वां घर देखते हैं, ऑलवेज 9th हाउस देखते हैं। तो ये यदि हम ऐसा देखें, आपको कन्फ्यूजन ना हो रहा हो, तो मैं ये आपको ना एक बार बता देता हूँ यहाँ पे कि आपको परेशानी ना आए, उसके लिए मैं कर रहा हूँ कि ये आपका पहला घर है
ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये 4th हाउस है, ये 5वां है, ये 6ठा है, ये 7वां है, ये 8वां है, ये 9वां है, 10वां, 11वां और 12वां। अब हम क्वालिटी एजुकेशन के लिए 9वें घर के पास चलते हैं। अब मंगल यहाँ का मालिक है, मंगल लगन चार्ट में बैठा है, लगन में। 9th हाउस का जो राशि पड़ी है मून चार्ट में वो बृहस्पति है। 9th हाउस में बृहस्पति कहाँ बैठा है? अब तीसरे घर में आ गया, उपाच्य स्थान में आ गया। किसके साथ आ गया? सूर्य के साथ आ गया, बुध के साथ आ गया और शुक्र के साथ आ गया। अब ये जो सूर्य का चार्ट है, सूर्य पत्री है, उसमें यहाँ पे 11 नंबर राशि पड़ी है। और सूर्य के चार्ट में जो शनि है वो कहाँ पे है? देखो 8वें घर में आ गया। ये अब 8वें घर में आ गया। 8वें घर में राहु के साथ आ गया, ये राहु के साथ आ गया। अब सैटर्न राहु आ गए। अब ओवरऑल सैटर्न की पोजीशन देखते हैं जो हायर एजुकेशन में बन रही है। तो एक तो 11वां घर है, उपाच्य स्थान में राहु के साथ ही है, वो रहना वही है। 10वें घर में राहु और सैटर्न के साथ रहना है। 8वें घर में राहु और सैटर्न के साथ रह गया। तो अब यदि हम मून चार्ट में बृहस्पति की दशा देखते हैं तो बृहस्पति मून चार्ट में जो है, यदि हम मून चार्ट को घुमाते हैं, मून चार्ट में तीसरे घर में है। तो ये जेमिनी साइन में है, दुश्मन की राशि में है। जेमिनी साइन इकट्ठे बैठे हैं, शुक्र सूर्य है। और यहाँ पे यदि हम दूसरा लेते हैं जुपिटर, सूर्य के चार्ट में लगन में बैठा है। तो ये क्या करता है? ये इसको भी, सूर्य को भी लेते हैं। ये आपको सामने आ गया, सैटर्न आ गया हायर एजुकेशन में, जुपिटर आ गया हायर एजुकेशन में, और उसके बाद सन वाले चार्ट में सैटर्न आ गया। लगन चार्ट में लेते हैं, लगन चार्ट में ये आ गया सैटर्न सन वाले चार्ट में, सन चार्ट। जुपिटर आ गया मून चार्ट। अब असेंडेंट वाले चार्ट में 9वें घर की क्या पोजीशन है? 9वें घर का मंगल का है और असेंडेंट मंगल में 12वें घर में लगन में बैठ गया है। यहाँ तो बहुत अच्छा बैठ गया है। मंगल की ओवरऑल पोजीशन देख लेते हैं। यहाँ पे 12वें घर में चला गया है, मून चार्ट में 12वें घर में चला गया है। और यदि हम सूर्य चार्ट में देखते हैं तो सूर्य चार्ट में ये 10वें घर में आ गया है। मंगल तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जो ये सैटर्न की पोजीशन है, सैटर्न की पोजीशन खराब हो गई है। सैटर्न राहु का चक्कर होने की वजह से हम कहेंगे हायर एजुकेशन तो है, हायर एजुकेशन तो बहुत है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थोड़ी हट गई है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। मून बोलता है कि देखिए, अब मून चार्ट क्या बोल रहा है? मून चार्ट यहाँ पे आपको दिखा रहा है। मून चार्ट ने तीसरे घर में सन, बृहस्पति, शुक्र, ये सारे, यदि मून विद रिस्पेक्ट टू मून चार्ट देखें तीसरा घर, और सन की पोजीशन देखें, सन की पोजीशन से तीसरा घर देखें, और लगन की पोजीशन से देखें, तो ये सन, वीनस, मरकरी यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं और जुपिटर के साथ हो गए हैं। सन, वीनस, मरकरी क्या होते हैं कि बंदा एक्सप्लॉयटेबल होता है, बंदा अपोजिट सेक्स की कंपनी को एंजॉय करता है, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। और ये इसका सीन है। अब इसकी शादी के बारे में बात करते हैं। शादी के बारे में हम 7वां घर देखेंगे। 7वां घर हमने लगन में पहले लगन में देखते हैं। असेंडेंट क्या बोलता है शादी के लिए? 6ठा घर, ये 7वां घर है। यहाँ पे 6 नंबर राशि पड़ी है और लगन में बुध के साथ 6 नंबर राशि तीसरे घर में पड़ी है। यदि हम बुध की वैसे पोजीशन देखें ओवरऑल, तो ये मून चार्ट में बुध जो है शुक्र के साथ जो है दूसरे घर में पड़ा है, अच्छा है। बुध सूर्य के चार्ट में बुध और वीनस यहाँ तीसरे घर में पड़े हैं। ये आपका मरकरी की बात हो गई। अब बात करते हैं मून चार्ट में। मून चार्ट से 7वां घर देखते हैं। तो यहाँ पे सर, हाँ जी सर, जो आपने बोला अभी कि जो सबसे लास्ट वाला सर्कल है वो हमारा सन चार्ट है। सन चार्ट 12th हाउस में पड़ा ना। हाँ, मैंने 12th ही बोला ना। आपने फिर आप 3rd बोल गए। चलो गलती हो गई, सॉरी। मून वीनस जो है
यहाँ 12th हाउस में बैठे हैं, ठीक है जी। तो हम इसको हम देखते हैं, शादी के लिए देख लेते हैं। शादी का वीनस है यहाँ पे वीनस का प्लैनेट देखते हैं। वीनस में लगन चार्ट, चंद्रमा चार्ट में सबसे पहले पोजीशन देखते हैं वीनस की। यहाँ दूसरे घर में पड़ा है, बुध के साथ पड़ा है। और यदि हम लगन में चार्ट देखते हैं तो अपने घर में तो रहना ही है उसने, हर जगह हर चार्ट में रहना है। तो यहाँ भी बुध के साथ बैठा है। और 9 नंबर चार्ट में हम देखते हैं जो बृहस्पति, ये जो वीनस की पोजीशन है दूसरे घर में, तीसरे घर में और 12वें घर में, तीनों चार्टों में वीनस की पोजीशन है वो ठीक है। मून चार्ट में वीनस की पोजीशन ठीक है, लेकिन मरकरी के साथ बैठा है ये। और उसके बाद हम बात करते हैं सन चार्ट की। यदि हम सन चार्ट की बात करें, सन चार्ट का जो स्वामी है वो बृहस्पति है। तो बृहस्पति यदि हम सन चार्ट में सबसे पहले देखते हैं तो लगन में बैठा है बृहस्पति। और यदि हम मून चार्ट में देखते हैं तो बृहस्पति तीसरे घर में बैठा है। और यदि हम बात करते हैं उसकी लगन चार्ट की बात करते हैं तो बृहस्पति कहाँ पे विराजमान है, इसका 4th हाउस में बैठा है सूर्य के साथ। तो ये टोटल में ला के इसके ऊपर बात करेंगे। जब हम बात करेंगे फिर लगन चार्ट पे आते हैं, लगन चार्ट की बात करते हैं। लगन चार्ट के बाद जब बात करेंगे तो बृहस्पति का, जैसे मरकरी वीनस बृहस्पति की पोजीशन देखने वाली है। लगन चार्ट पे चलते हैं। ये जो बृहस्पति है 4थे घर में पड़ा है। और मरकरी जो है वीनस के साथ दूसरे घर में पड़ा है। और जो इसके साथ वीनस है, वीनस भी दूसरे घर में पड़ा है। तो ये क्या है कि शादी वाला घर तो ठीक है, बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं बोल रहा कि इसको कोई परेशानी है। लेकिन यहाँ पे 2 बातें हैं। मरकरी वीनस की जो स्थिति है और जो जुपिटर की स्थिति है, इनमें थोड़ा डिफरेंस आ गया। जो वीनस जुपिटर है वो अच्छे होते हैं, एक देवगुरु है, एक राक्षस गुरु होता है। लेकिन मरकरी वीनस जब बृहस्पति तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, आपने कॉम्बिनेशंस पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। मरकरी वीनस जुपिटर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर मरकरी जुपिटर वीनस भी इकट्ठे हुए ही नहीं, हमने तीनों चार्ट लिए ना, तीनों चार्ट लिए शादी के लिए। हाँ जी सर। तो उसमें मरकरी वीनस जुपिटर इकट्ठे हो गए ना जी। अच्छा 6 7 9 7 हाउस। हाँ जी। तो ये एक कन्फ्लिक्ट आ गई, ये कन्फ्लिक्ट आ गई, ये एक कन्फ्लिक्ट आ गई। और मरकरी तो वैसे ही फ्रेंड्स नहीं है। हाँ, वो आपस से फ्रेंड ना होने की वजह से ना ये एक दिक्कत आ गई बड़ी। ये दिक्कत शादी को बिना मतलब के लेट करती है। शादी में कई तरह की रुकावटें, शादी में कई तरह की परेशानियां पैदा करती है। ये अभी हमें एस्पेक्ट नहीं देख रहे, अभी कुछ नहीं देख रहे, केवल सुदर्शन चक्कर देख रहे हैं। समझे ना मेरी बात। इसी तरह हम फाइनेंस ले लेते हैं, इसी तरह फाइनेंस लेते हैं तो फाइनेंस के लिए 2nd हाउस होता है ये। हाँ, तो लगन चार्ट में चंद्रमा है, मून के फाइनेंस लेते हैं। मून है 2nd हाउस, हाँ 2nd हाउस में। और चंद्र कुंडली में 2nd हाउस में मरकरी वीनस बैठे हैं। असेंडेंट चार्ट में मून है। और जो मून चार्ट में जो है मरकरी वीनस है। और सन चार्ट में केतु है। तो ये क्या है, ये केतु यहाँ पे आ गया। केतु यहाँ डिजायरेबल नहीं है, डिजायरेबल नहीं है। तो ये इनकम को लेट करता है। केतु यहाँ पे इनकम को लेट करता है, आप कमाने लेट लगते हैं, ठीक है जी। और जो इनकम है वो धीरे धीरे बढ़ती है, उसके लिए काफ़ी समय लगता है, ठीक है जी। इसकी वजह से, केतु की वजह से, केतु चंद्रमा के घर में है। चंद्रमा उसका है लिक्विड कैश का है, धन का है, दूसरे घर में बैठा, बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्वालिटी इसने उसकी ख़राब कर दी, केतु ने उसकी ख़राब कर दी। यहाँ से हम सुदर्शन चक्र को देखते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए देखते हैं। प्रोफेशन की बात करते हैं, प्रोफेशन 10वें घर से देखते हैं। प्रोफेशन में हम ये भी बोल सकते हैं कि अच्छा भला होते हुए उसका चार्ट
दिखने में अच्छा है, लेकिन वो देखने में बहुत अच्छा है, लिक्विडिटी नहीं है। यदि हम वैसे देखेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन लिक्विडिटी नहीं है। हम यदि प्रोफेशन की बात करें, प्रोफेशन की बात भी यहाँ कर लो, प्रोफेशन की बात करते हैं। यदि हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो आ गया 9 नंबर आ गया, लगन का असेंडेंट आ गया, असेंडेंट जुपिटर आ गया, और मून चार्ट में राहु और सैटर्न आ गए, बिल्कुल मार्स आ गया, सन चार्ट में मार्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है कि कोई प्रोफेशन की क्लैरिटी जो है राहु ने खराब कर दी है। बढ़ेगा जरूर, प्रोफेशन अच्छा है, सारा कुछ बनेगा सब कुछ, लेकिन राहु ने क्लैरिटी खराब करने की वजह से जो ये सैटर्न ने इसके प्रोफेशन को डिले दे दी, इनकम को डिले दे दी, कमाने में बंदा लेट काम करता है। अब यदि हम अकेली जन्मपत्री लगन की देखेंगे तो ये बातें नहीं बोल सकते, अकेली चंद्रमा की कुंडली देखेंगे तो भी ये बातें नहीं बोल सकते, अकेली सूर्य की कुंडली बोलेंगे तो भी ये बातें नहीं बोल सकते। सुदर्शन चक्र ने यहाँ पे हमें एक जिस्ट दे दिया। अब जिस्ट को क्या करना है, जिस्ट को हमने ले जाना है लगन चार्ट पे। यदि आप देखो, आपके सिलेबस में तो इतना ही है कि सुदर्शन चक्र बनाते कैसे हैं, उसको देखते कैसे हैं, लेकिन मैं आपको आगे भी बताना चाहता हूँ कि आगे इसको क्या करना है। इस थीम को जो हमने यहाँ बढ़ाया, इस थीम के लिए एक ये थीम बन गया इसकी कुंडली में, एक थीम बन गया है, एक ये थीम बन गया है सब्जेक्ट वाइज, और एक ये थीम बन गया सब्जेक्ट वाइज, एक ये थीम सब्जेक्ट वाइज बन गया। इसको लगन कुंडली में ले जाके रादर भाव चलित को साथ में लेके इसको देखो, भाव चलित में कोई चेंज तो नहीं आ रही, और फिर लगन कुंडली पे के ऊपर एस्पेक्ट लगा के देखो तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन जो आपको समझ नहीं आ रही लगन चार्ट से, आपको लगता है कि यार कुंडली तो बहुत ही बढ़िया है, और किसी सब्जेक्ट पे आपको समझ नहीं आ रही, तो वो आपको यहाँ से क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है ना। एक और काम कर सकते हैं हम इस केस में, तो हम एक चौथा सर्कल भी बना सकते हैं, ट्रांजिट का सर्कल, क्योंकि सुदर्शन चक्र का रोल ट्रांजिट में भी तो है। अगर हम एक ट्रांजिट का चार्ट, ट्रांजिट का गोला भी बना दें उसके बाहर। हाँ जी, ये बिल्कुल, यदि हम देखो अभी बना लेते हैं, अभी बना देते हैं, अभी क्या है, हाँ। बोलो, गोचर बोलते जाओ। तो 11वें साइन में सर इस लाइन पे सैटर्न बैठा है, सैटर्न के साथ भी आ गया कुछ, यहाँ सैटर्न के साथ भी कुछ आ गया है। गोचर देखो भाई सर 11वें घर में नहीं, 11वें साइन में, तो हम लगन कुंडली के 11वें साइन में 11वें साइन में लगन बैठा देंगे, ठीक है। आपको गोचर खोल लो, आप लो। अब गोचर 12 नंबर साइन में शुक्र चल रहा है, 2 नंबर से बृहस्पति, और 2 नंबर में चल रहा है जुपिटर, 11 में सैटर्न, 11 में सैटर्न के साथ मून भी है, सैटर्न के साथ मून आ गया है, मून आ गया आज। मंगल 12 नंबर साइन में है, पाइसेस में मंगल राहु मंगल पाइसेस, मंगल और राहु, ठीक है जी। और सर बुध भी तो राहु मंगल के साथ ही है ना। बोल तो मेरे पास गोचर नहीं है, आप बोलो। राहु मंगल बुध इकट्ठे ही चल रहे हैं। हाँ, बुध भी साथ में है सर। केतु 6 है। हाँ सर, 12वां साइन में पाइसेस में चल रहा है राहु मंगल, हाँ जी, एंड बुध मरकरी, ठीक है। राहु मार्स मरकरी, शुक्र मतलब 1 नंबर है। सन एरीज के अंदर तो सन एंड वीनस आर इन एरीज, सन एंड वीनस आर इन एरीज, केतु 6 में, जुपिटर इन टॉरस, केतु इन वर्गो, केतु इज इन वर्गो। तो इसके साथ हम बहुत बढ़िया कर सकते हैं, इसके साथ हम ट्रांजिट को इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आप चाहो तो बहुत बढ़िया हो सकता है इसका। आपके सिलेबस में जो मैंने आपको पढ़ाना था वो सुदर्शन चक्र इस तरीके से है, सुदर्शन चक्र बनाते कैसे हैं, उसको देखते कैसे हैं। इसके आगे n नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं, आप कम्बिनेशन बनाओ, कम्बिनेशन के ऊपर लगाओ गोचर, दशा सिस्टम को लगाओ, आपको पिक्चर्स बहुत क्लियर होती जाएंगी। सर अब आप अगर चलित और इसमें लगन और चलित में फर्क हो तो चलित को चलित लेना चाहिए, चलित जो भी है। सर आपने राहु और वो सॉरी सूर्य और शुक्र को ना राशि समझ के हाउस में डाल दिया। चलो ये तो आप खुद ठीक कर रहे ना, आप इतने सीनियर हैं। अब ये लो, अभी दोबारा कर लेते, दोबारा लिखा लो। पहले आप ही कंफ्यूज थे लोग कि मैंने खुद तो देखा नहीं गोचर, जैसे आप बोलते गए लगा लिया, ये दोबारा कर देते, ठीक। ये लो, 1 नंबर साइन, जो 12th हाउस है ना, 12th हाउस, 1 नंबर साइन बोलो। वहाँ 11 नंबर राशि पड़ रही है, वहाँ शनि और चंद्रमा है। लो जी, शनि, सर 1 नंबर में वीनस और सन, शनि मून, और 1 नंबर आप
12 नंबर साइन में है 12 नंबर साइन में है सर राहु मंगल बुध एंड मार्स। 12 नंबर साइन में राहु एंड मार्स। मरकरी भी आ गया, मरकरी भी आ गया। राहु मार्स मरकरी। 1 नंबर में क्या है? वीनस सन एंड वीनस एंड सन। और 2 नंबर साइन में है जुपिटर। और 6 नंबर साइन में आया केतु। ठीक है जी। यस सर। तो इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद मतलब इनर मूव सर्कल में हमने गोचर लगा दिया। हाँ जी, गोचर लगा दिया। गोचर इस पे अप्लाई कर सकते हैं आप, बहुत बढ़िया आपका चलेगा। यदि आपको इसमें प्रैक्टिस नहीं है गोल चक्रों में, तो आप चौरस कुंडली लगा के और बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।